हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरे बुक के यानी कि पूरे केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं पूरे बुक के जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है, जो 15 रिएक्शन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन 15 रिएक्शंस को पढ़कर जाएंगे तो आपका लगभग केमिस्ट्री में 20 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 20 से 25 नंबर के रिएक्शन आपके केमिस्ट्री में आते हैं। और इस वीडियो में हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो नेम्ड रिएक्शन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा, ये एक मैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास है। अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे वो इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, नहीं तो 20 नंबर आपका कट हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो यही 20 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, पहले उनको हम देखते हैं। देखिए, जो नेम्ड रिएक्शन होती हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, पूरा रिएक्शन एक वीडियो में, आपको कहीं भी नहीं भटकना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उड्स अपक्रिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुका है। फिर उड्स फिटिंग अपक्रिया को, फिर फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया जो हमारी नेम्ड रिएक्शंस है। ठीक है, फिर हैलोफॉर्म अपक्रिया, फिर विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। 6 नंबर रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया। 7 नंबर है कोल्बे अपक्रिया, जिसको हम कोल्बे स्मिट अपक्रिया भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है स्मिट अपक्रिया, फिर कैनिज़ारो अपक्रिया। सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप कैनिज़ारो अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया को देखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फिर एल्डोल संघनन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लीमेंस अपचयन। ठीक है, तो अभी तो 11 रिएक्शन हमारे हुए हैं। इसके बाद में हमारा जो 12 नंबर रिएक्शन है जो कि है बेंजोइन संघनन, फिर कार्बिलएमीन अपक्रिया, फिर स्मिट अपक्रिया, और फिर हाफ मैन ब्रोमेएमाइड अपक्रिया। यानी कि टोटल 15 जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इन रिएक्शन को हम पढ़ने वाले हैं भैया। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन 15 रिएक्शंस को पढ़ लिया तो फिर आपको नेम्ड रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली ये हमारे हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, अल्कोहल, फिनोलियम ईथर, एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, इन चारों चैप्टर के ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उड्स अपक्रिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है उड्स अपक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखिए क्या है उड्स अपक्रिया, क्या होता है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। इसी को हम उड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उड्स अपक्रिया जो है, इसके द्वारा हम एल्केन्स को बनाते हैं। एल्केन का मतलब जो आपके मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराना है आपको, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर एल्किल हैलाइड क्या है। देखिए एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए रिएक्शन अब RX से। अब RX का मतलब एल्किल हैलाइड कैसे हुआ, देखिए R आपका है एल्किल। ठीक है, एल्किल में आपका क्या आएगा, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। X क्या है, ये हाइलाइड है। हाइलाइड मतलब X, देखिए हाइड्रोजन को हम कहते हैं। हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइलाइड आपका क्या है, R क्या है, एल्किल। ये आपका जैसे CH3 मेथिल, ठीक है, C2H5, ऐसे ऐसे आपके जो होते हैं वो एल्किल होते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड, अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका एल्किल हैलाइड है, क्योंकि एल्किल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, इसकी अपक्रिया हमें करानी है सोडियम धातु से, Na से। ठीक है, सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से। किसकी उपस्थिति में करानी है भैया, तो हमें करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ऊपर लिख देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हमें करानी है। तो बनेगा क्या, देखिए हमारा बनेगा एल्केन। एल्केन का मतलब RR बनेगा, ये एल्केन होते हैं। मतलब 2 मेथिल ग्रुप को अगर हमने 2 एल्किल ग्रुप को हमने जोड़ दिया तो वो एल्केन होता है। ठीक है, और प्लस आपका बनेगा क्या, अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने 2 R लिखा है, इधर तो 1 R है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है,
अब इधर भी 2R हो गया, इधर भी 2R हो गया। फिर बचेगा आपका क्या यहाँ पे आपका बचेगा NaX, यानी कि इस सोडियम के साथ ये वाला X जुड़ जाएगा। अब फिर आप लोग कहेंगे सर ये वाला X इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इसमें भी आगे 2 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपका वैलेंस है, लेकिन अब देखिए X तो 2 हो गया, अब सोडियम इधर 2 हो गया, इधर 1 ही है, तो यहाँ पे भी सोडियम ऐड कर देंगे। तो आप कह सकते हैं जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, एल्केन, ठीक है। ये आपका है एल्किल हैलाइड, नाम लिख लीजिएगा, एल्किल हैलाइड। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये आपका है सोडियम, ये तो सोडियम है ही, ठीक है। अब चलिए इस पर हम रखते हैं, देखिए अब एल्किल के जगह पर हम क्या रखेंगे, मेथिल को रख देंगे, ठीक है। और हैलाइड के जगह पर मान लीजिए हम रख देते हैं आयोडीन को रख देते हैं, क्योंकि हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम किसी को रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा। आर के जगह पर हमने मान लीजिए रख दिया मेथिल CH3, क्योंकि आर आपका है एल्किल, एल्किल को हमने मेथिल ले लिया। X के जगह पर हमने आई रख दिया, ठीक है। प्लस सोडियम आपका ऑलरेडी 2Na है। अब देखिए क्या बनेगा, ठीक है। ऊपर तो मैंने बताया था केमिस्ट्री की भाषा में एल्किल को R से डिनोट किया, हाइलाइड को X से, यहां पे हमने रख दिया उसको, ठीक है। ऊपर है शुष्क ईथर, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया बताइए आप लोग, देखिए यहां पे R के जगह पर हमने लिखा है CH3 को, तो यहां पे R बना था, तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, CH3, ठीक है। और प्लस यहां पे क्या बनेगा 2Na, और X के जगह पर मैंने क्या रखा है, आयोडीन को रखा है, तो I हो जाएगा। ये भी वुड्स अभिक्रिया है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें मैंने RX से डिनोट किया था, इसमें मैंने डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूले को रख दिया है। इसका नाम होगा मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, दोनों लिख सकते हैं आप, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, या आयोडोमेथेन भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, तो ये एल्केन के जगह पर बताया था मैंने, मेथेन, एथेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 कार्बन है तो मेथ एथ, यानी कि 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, 1 कार्बन होगा तो मेथेन, 2 कार्बन होगा तो एथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम होता है। तो मैंने बताया कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। तो हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एल्केन बन गया, ठीक है। ये है आपका वुड्स अभिक्रिया। या फिर मैंने R के जगह पर CH3 रख दिया, हाइलाइड के जगह पर I रख दिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा दी, तो हमारा एथेन बन गया, ठीक है। और ये आपका सोडियम आयोडाइड है। तो फर्स्ट अभिक्रिया समझ में आ गया भैया, अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर आपने अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे भैया। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। तो अभी तो 3 रिएक्शन हमें और देखने हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट वाला समझ में आ चुका होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इसी चैप्टर में आपका एक और रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो लगभग इससे मिलता है, लेकिन इसमें जो है जो आपका अभिकारक है वो एक और यौगिक उसमें बढ़ जाता है। देखिए एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वुड्स अभिक्रिया में एक यौगिक और फिट कर दिया गया, इसलिए इसका नाम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। मतलब मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। जैसे उसमें एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई थी, इसमें आपको एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी ले लेना है, तब आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराना है। मतलब एरिल हैलाइड को हमने बढ़ा दिया है। तो एरिल हैलाइड क्या है, देखिए एल्किल हैलाइड का मतलब RH हुआ, एरिल का मतलब आपको क्या करना है, हाइड्रोएरिन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको एरिल हैलाइड में आपको ले लेना है, जैसे C6H5I हमने ले लिया, बेंजीन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, वो एरिल हैलाइड होगा, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी लेंगे और साथ
साथ में सोडियम लेंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे। उदाहरण देखिए, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया टॉलुइन अपक्रिया से टॉलुइन का बनना। क्या करेंगे हम, मेथिल आयोडाइड लेंगे जो कि हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है। फिर उसके साथ हम आयोडोबेंजीन ले लेंगे जो कि हमारा एरिल हैलाइड है। इसकी अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो टॉलुइन बनेगा। ये चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन समझ में आएगा तभी आएगा। देखिए, हमने ले लिया एक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मैंने क्या लिया, जो पहले लिया था हमने, देखिए CH3I, ठीक है, ये हमने ले लिया। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड में हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ कुछ भी जोड़ देंगे, C6H5, देखिए I ही हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये आयोडोबेंजीन है। अब इसकी अपक्रिया आपको करानी है सोडियम धातु से, ठीक है, सोडियम से अपक्रिया करानी है Na से, ठीक। हमने रिएक्शन करा दिया। देखिए बनेगा क्या, शुष्क ईथर रहेगा ऊपर, इसको ध्यान दीजिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, ध्यान से समझिए, ये C6H5 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा C6H5 CH3, ये हो गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, उसको देखिए, हमारा बचा है Na और I जो है ये 2 बचा है, ठीक है। देखिए Na एक ही है तो Na हमने लिख दिया। अब I भैया 2 है तो 2I इधर कैसे करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 Na भी हो जाएगा, 2I भी हो जाएगा, यानी कि सोडियम का 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा 2NaI बन जाएगा। देखिए 2 Na भी है और I भी हमारा 2 है तो NaI हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी ले लिया है और उसकी सोडियम धातु से अपक्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा ये बना है टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या है भैया बताइए, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, यानी कि मेथिल आयोडाइड है। एल्किल का मतलब मेथिल, हाइलाइड का मतलब आयोडाइड, ठीक है। आप यहाँ पे आयोडाइड की जगह पर क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। ये क्या है, आयोडोबेंजीन है, इसका नाम है आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो देखिए जब हमने एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई तो टॉलुइन बना। वहां पे क्या बना था, वुड्स अपक्रिया में एल्केन बना था, लेकिन वहां पे सिर्फ 2 ही कंपाउंड था, एक CH3I था और एक सोडियम था, ठीक है। तो हमारा क्या बना था, एल्केन बना था। यहां पे हमने मेथिल आयोडाइड के साथ आयोडोबेंजीन को भी ले लिया है और सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा दी तो टॉलुइन बन गया। ये होगा वुड्स फिटिंग अपक्रिया, मतलब इसमें हम एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु की तो अपक्रिया कराएंगे ही, साथ में हम एक एरिल हैलाइड भी ले लेंगे, ठीक है। एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन में आपका क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। तो मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टॉलुइन का बनना, ठीक, ये आपका हो जाएगा दूसरा रिएक्शन। समझ में आ गया, सिंपल सा है, अब नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए तीसरा रिएक्शन जो है भैया इसको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, इसको कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, बढ़ने से मत सोचिएगा कि भैया 6-7 लाइन में है सर जी मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब अली, ठीक है। तो जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन ले लीजिए या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ठीक है, और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, मतलब आप बेंजीन ले लीजिए और किसी एल्किल हैलाइड को ले लीजिए, जैसे हमने अभी लिया था CH3I या CH3Cl, कुछ भी ले सकते हैं। जब इनको AlCl3 की उपस्थिति में अपकृत करेंगे भैया तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये अपक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल समझिए, रिएक्शन समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए हमें पहले बेंजीन लेना है, ये लीजिए हमने ले लिया भैया बेंजीन। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, ऊपर देखिए कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, हमने एक एल्किल हैलाइड ले लेना है। एल्किल हैलाइड क्या होता है,
CH3Cl लिख दीजिए या CH3I भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों का रिएक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है, ऊपर देखिए आपको निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराना है। तो यहां पे लिख देंगे निर्जल AlCl3 इसकी उपस्थिति में कराना है। तो क्या कहा गया है, देखिए क्या होगा, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां पे ये एल्किल जो है इससे जुड़ जाएगा। बस सिंपल सा, देखिए ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, C6H6 था, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, C6H5 हो गया। यहां से एक एल्किल आकर इससे जुड़ जाएगा, बस हो गया। देखिए ये एल्किल आकर इससे जुड़ गया, वही लिखा है ऊपर। देखिए बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये बेंजीन ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया, हाइड्रोजन को इसने हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। फिर बचेगा क्या हमारा, हमने C6H5 CH3 ले लिया, यहां पर एक H बचा और Cl, ये दोनों मिलकर HCl बना देंगे। बस यही है फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। इसमें आपको बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर CH3 यहाँ पे एल्किल जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ नहीं है इसमें। बस बेंजीन लो, एल्किल हैलाइड लो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया कराओ और भैया एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकाल दो और इस एल्किल को इसमें जोड़ दो, बस हो गया। इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। ये है एल्किल हैलाइड, जिसको हम लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या है, टॉलुइन है। ये लगभग उसी प्रकार का रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है भैया टॉलुइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया हो जाएगा। अगर आप लोग कहें तो मैं एक और रिएक्शन ले सकता हूं। देखिए हमने एल्किल हैलाइड तो ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड। अब एसिल हैलाइड क्या होता है, जैसे आपका एसिटिल क्लोराइड है वो एसिल हैलाइड है, तो दोनों ऑप्शन है। तो एसिल हैलाइड को भी मैं समझा देता हूं। देखिए पहले आपको एक बेंजीन लेना है C6H6, इसकी अपक्रिया एल्किल हैलाइड से तो हम करा ही चुके हैं। अब की एसिल हैलाइड ले लेते हैं। एसिल हैलाइड का फॉर्मूला CH3COCl, ये आपका है एसिटिल क्लोराइड, इसी को हम एसिल हैलाइड बोलते हैं। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, वही सेम प्रोसेस, निर्जल AlCl3 से करा दीजिए। अब क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये C6H5CH3 यहां से तो वैसे ही बनेगा जो मैंने बताया था, C6H5। अब देखिए यहां पे C6H5CH3 नहीं, ये CO भी इसी में ऐड होगा, ठीक है। C6H5CO और CH3 अब जोड़ेंगे, CH3 ये बन गया। बचा क्या हमारा, एक H और Cl मिलकर HCl बना लेंगे। ये भी फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटोफिनोन। नाम लिख दीजिएगा, सबका नाम याद रहे भैया। अगर आप खुद का नाम भूल जाएंगे तो क्या होगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन है। मतलब मेरे कहने का है, जब आप बेंजीन की अपक्रिया किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो इस CH3 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये CH3 इसमें जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया भैया तो कोई मंत्र वंत्र देख लो, कोई भूत ऊत तो नहीं पकड़े आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया भूत ऊत नहीं होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, हम ही भूत हैं। चौथा देखिए हाइलोफॉर्म अपक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है बताइए। हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होता है, हाइलोफॉर्म, हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, और इसके साथ फॉर्म, जैसे आपको क्लोरोफॉर्म जो है ये एक हाइलोफॉर्म है। इसको समझना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइलोफॉर्म अपक्रिया का मतलब होता है इसमें हम हाइलोफॉर्म बनाते हैं। मतलब हाइलोफॉर्म अपक्रिया का मतलब होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हाइलोफॉर्म बनेगा। हाइलोफॉर्म को बनाने के लिए ही हम इस रिएक्शन को लेते हैं। देखिए
एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ओन बताइए किसका है वो, ओन जो है ये कीटोन का है, एवं ऑल किसका है, ये एल्कोहल का है, लगा हो वे सभी यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसीटोन ये सब जो है ये हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम हाइलोफॉर्म बना सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को, इसमें से किसी भी एक यौगिक को ले लीजिए, चाहे एथिल अल्कोहल को ले लीजिए, चाहे एसीटल्डिहाइड को ले लीजिए, चाहे एसीटोन को ले लीजिए, किसी एक यौगिक को हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। आप चाहे एथिल अल्कोहल लेंगे, चाहे एसीटल्डिहाइड लेंगे, चाहे एसीटोन लेंगे, किसी को ले लीजिए, आप इनको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा बताइए, मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, के साथ तथा NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हाइलोफॉर्म बन जाएगा। इसी को कहते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, देखिए किससे कराना है, हाइड्रोजन से कराना है। हाइड्रोजन में हम ले लेंगे क्लोरीन, ले लेते हैं। अब क्लोरीन को भैया सिर्फ Cl नहीं लिखते, जब किसी के साथ होता है तब वो अकेला होता है, जब अलग होता है तो उसको हम Cl2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया Cl2 से करा दी, किसके साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पे NaOH भी लिख देंगे, ठीक है। ये आपका तो रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है। इन तीनों की हमने अभिक्रिया करा दी, तो बनेगा क्या, देखिए हमारा हाइलोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, देखिए यहां से हम ले लेते हैं C ले लेते हैं, H ले लेते हैं, और यहां से Cl2 ही है, ठीक है। हमारा यहाँ पे बनेगा CHCl3। अब आप लोग कहेंगे अरे सर जी कैसे आपने लिख दिया, ठीक है। और बनेगा हमारा, देखिए NaCl भी बनेगा। अब और मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, HCOO Na भी बनेगा और H2O भी बनेगा। अब आप लोग कहेंगे सर इतना सारा बन गया, कैसे बना, देखिए ये आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है। ये क्लोरीन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और जल भी बन गया। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको देखिए, कार्बन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 2, कार्बन तो भैया सेम है, कार्बन में हम नहीं टच करेंगे, ठीक है, कार्बन है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6 और 1 7, इधर कितना है, देखिए 1 1 2 और 2 4 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा 4 ही है, तो क्या करेंगे बताइए, हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए हम इसके आगे 5 लगा देंगे। देखिए अभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, 5। देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, 2 है, इधर कितना है, इधर 2 और 1 3 है, अब ज्यादा हो गया, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे हमारा सोडियम कितना है, सोडियम देख लेते हैं, इधर 2 है, सॉरी इधर 1 ही है, इधर कितना 1 और 2 है। फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसके आगे 6 लगा देंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। इतना ज्यादा मत सोचिए। अब देखिए कौन कितना है, देखिए इधर क्लोरीन कितना है, 2 का 4 से गुणा होगा, 8 क्लोरीन है, इधर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, कितना है ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे 5 लगा देंगे, इधर भी 8 हो जाएगा। देखिए 5 ये और 3 ये, 8 क्लोरीन इधर भी हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है, इधर 2 और 2 ही है, इधर भी 2। हाइड्रोजन कितना है, 5 और 6 5 11, इधर कितना है, 1 1 2 और 5 2 10 2 12 है, ठीक है। इधर कितना है, 6 ये हो गया और 6 1 7 और 5 12 इधर भी है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 और 6 1 7, इधर कितना है, 5 हो गया और 2 7। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस। सोडियम कितना है, 6 है, इधर कितना है, 5 और 1 6। देखिए इस रिएक्शन को समझना होगा, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि भैया ये थोड़ा टफ है, इतना इजी नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन की जगह पर आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा हाइलोफॉर्म बनता है, ये है हाइलोफॉर्म। देखिए Cl3 क्या है, Cl ये हाइड्रोजन है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होगा, हाइलो का मतलब हाइड्रोजन, फॉर्म, तो हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्लोरीन लिख दिया तो ये क्लोरोफॉर्म होगा, ठीक है।
ये रिएक्शन आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। इसी अभिक्रिया को हम हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं और हाइलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये आपका क्लोरीन है, इसका 4 मॉलिक्यूल लेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपका हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। जब किसी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या एसीटोन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हाइलोफॉर्म बनता है। तो यहां पे हमने एथिल अल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से जब हमने कराई तो हाइलोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म हमारा बना, सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम फॉर्मेट बना और जल बाहर निकल गया। ये रिएक्शन में थोड़ा मॉलिक्यूल्स और बैलेंस आप करना अगर जान गए बहुत आसानी से समझ जाएंगे। रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब अगर कहा जाए तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की सहायता से हम ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ईथर तो आपको पता ही होगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो ईथर बनाते हैं हम इस अभिक्रिया से। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लेंगे, धातु एल्कोक्साइड का मतलब धातु की जगह पर आप सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड का मतलब जो एल्किल होते हैं। ठीक है, तो किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड तो आपको पता ही है RX से डिनोट करते थे। एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन को लगा देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन चैप्टर में समझाया था। ठीक है, तो किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला क्योंकि डेफिनेशन से आप अगर नहीं समझ पाएंगे, 50% समझेंगे, तो उदाहरण से मैं समझा दूंगा। देखिए, मान लीजिए धातु एल्कोक्साइड जो मैंने लिया वो सोडियम एथॉक्साइड लिया है, इसको एथिल आयोडाइड, देखिए एल्किल हैलाइड की जगह पर मैंने एथिल आयोडाइड ले लिया, तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाना। वही ऊपर भी दिया गया था कि धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे डाई एथिल ईथर बना है। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, देखिए C2H5ONA, ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड। देखिए 2 कार्बन है तो वैसे ही ये एथिल होगा, तो एथॉक्साइड सोडियम आगे लगा है। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड ये हो जाएगा। प्लस आपका देखिए क्या है एथिल आयोडाइड, इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा, C2H5I, ये आपका एथिल आयोडाइड है। ठीक है, अब इसको हम आपस में रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये C2H5 हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, O भी ले लेंगे, ये वाला O भी हमने ले लिया, और यहां से C2H5 यहां चला जाएगा और Na यहां चला आएगा, तो C2H5 हमारा हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, देखिए C2H5O, C2H5 हमने ले लिया, बचा क्या Na और I बचा, तो NaI आपका बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनाना ही आपका कहलाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका क्या है सोडियम एथॉक्साइड, नाम लिख देते हैं सबका, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एक धातु है तो हम इसको धातु एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड का मतलब ये एल्किल हैलाइड है, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड। ठीक है, जब इन दोनों को हमने गर्म किया तो क्या बना ईथर, और ये जो होगा ये डाई एथिल ईथर होगा। देखिए एथिल ग्रुप कितना है 1 और 2, 2 एथिल हैं तो ये डाई एथिल हो गया। ठीक है, डाई एथिल और ईथर। ठीक, ये आपका बन गया, और ये तो सोडियम आयोडाइड है ही, सबको पता है। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे सोडियम एथॉक्साइड लिया, इसको डाई एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया तो डाई एथिल ईथर बना और सोडियम आयोडाइड बना। रिएक्शन को बैलेंस है या नहीं देख लीजिए। देखिए इधर कार्बन कितने हैं 2 2 4, इधर कार्बन कितने हैं 2 2 4, इधर हाइड्रोजन 5 और 5 10, इधर कितने 5 और 5 10, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, इधर आयोडीन 1 है, इधर आयोडीन 1 है, दोनों रिएक्शन बैलेंस हैं।
तो इसी को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। मतलब किसी धातु एल्काइल ऑक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाता है। दूसरा रिएक्शन ये हमारा हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। देखिए हमारे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राइमर टीमन अभिक्रिया, ये क्या होता है? इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड लिखिए चाहे सैलिसिल्डिहाइड लिखिए, बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप फिनॉल ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों को मिला दीजिए, 333 केल्विन ताप पर गर्म कर दीजिए, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए करते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला तो पता होगा। देखिए एक बेंजीन रिंग हम ले लेंगे, देखिए ब्लू पेन से बनाएंगे, या चलो इसको बना दिया तो बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर OH लगा देंगे भैया, तो ये फिनॉल हो जाएगा। मतलब हमारे फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे, ये वही है, चाहे आप C6H5OH लिखिए चाहे बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? फिनॉल में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। एक और नाम इसको बताइए, एक और नाम बताइए। देखिए 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन है तो मेथ, यानी कि ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलेंगे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया दोनों की हो गई। अब इसको हमें NaOH के साथ भी अभिक्रिया कराना है, तो हम लिख देंगे यहां पे NaOH, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इसको गर्म करना है। एक टेम्परेचर भी हमें दिया गया है 333 केल्विन, ठीक है। इसको इतने टेम्परेचर पर हमें गर्म करना है। मतलब जो जो कहा गया था वही मैंने लिखा है। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो हमने फिनॉल लिया, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म किया तो हमारा बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? देखिए ये बेंजीन रिंग आपका ऐसे ही रहेगा जैसे ये है, ऊपर OH भी रहेगा हमारा, लेकिन भैया बनता क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए OH क्या है? ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। अगर OH लगा है तो समझ लीजिए एल्कोहल है। अगर आपका COOH लगा है तो वो आपका क्या होगा? बेंजोइक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे CHO लगा है तो ये एल्डिहाइड होगा। अब इसी का नाम है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। देखिए यही आपका सैलिसिल्डिहाइड है। हमने बेंजीन रिंग ले लिया, यहां से C ले लिया, H ले लिया, यहां से O ले लिया, CHO हो गया, ठीक है। प्लस आपका एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पर Cl3 है, यानी कि यहाँ पे NaCl भी बचेगा, NaCl भी बनेगा, NaCl। मतलब यहाँ से Na, यहाँ से Cl, लेकिन भैया हमारा Cl तो इधर 3 है, तब हम क्या करेंगे? इधर 3 क्लोरीन है, इधर 1 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। अब मामला और फंस गया थोड़ा सा। हमारा क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन सोडियम भी 3 हो गया। यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इतना बन गया तो देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ये OH आपका ऐसे है, CHO हमने यहाँ से ले लिया 3, Na आपका 3 हो गया, Cl भी 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या बचा है? अभी हमारा जल के हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बचे हैं, और ऑक्सीजन के कितने बचे हैं? ऑक्सीजन के 2, ठीक है। और 1 हाइड्रोजन आपका यहां से भी निकलेगा, क्योंकि देखिए CHO यहां पर जुड़ा है, तो एक, जैसे देखिए यहां पे बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ जाता है तो 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। अब CHO भी जुड़ गया तो यहां से भी 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, तो आपका यहां पे H2O बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 2H2O बन जाएगा। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ध्यान दीजिए। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो सैलिसिल्डिहाइड बना और सोडियम क्लोराइड बना और जल, ठीक है। लेकिन देखिए आपका बेंजीन रिंग तो है ही, OH यहाँ पे है, OH हो गया, यहाँ पे हमने CHO ऐड कर दिया, ठीक है। CHO, तो यहाँ CHO ऐड हुआ तो एक H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ देखिए क्या बचा हमारा CHO, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर देखिए सोडियम हमारा कितना है? 3 है,
3 हो गया। और क्लोरीन कितना है, 3 है, ये भी 3 हो गया। बात आती है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है, 1 और 1 2 सॉरी 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और 1 5, एक बाहर निकला 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना लिखा है, 1 2, लेकिन 4 और होना चाहिए तो 2 यहाँ पे लगा दिया। 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 यहाँ हाइड्रोजन, 1 और 1 2 यहाँ लगे हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है इधर, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फिनॉल, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये हमारा NaOH है भैया, ये क्षार भी है, आपको पता है, ठीक है, क्षार भी लिख सकते हैं। ये है सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये तो सबको पता है, ये नमक जो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जल है जो हम पीते हैं भैया, जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, देखिए फिनॉल में हमने क्लोरोफॉर्म मिलाया, ठीक है, और NaOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म किया तो सैलिसल्डिहाइड बना, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। बस यही है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया, बस हो गया, ठीक है। ये हमारा था नेक्स्ट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन और है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से पहले आप फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देखिए कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन विरागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो जब आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो फिर क्या करेंगे, CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, मतलब इसकी CO2 से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा अंतिम उत्पाद, इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, आपको करना क्या है, पहले फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, तब सोडियम फिनेट बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिर उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। यही है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। वही लिखा भी है कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। कैसे समझेंगे, देखिए पहला स्टेप है कि हमें फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो देखिए यहां पे ये आपका हो गया फिनॉल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऐसे गिब्स आउट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे NaOH, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखिए हमारा नहीं, इस रिएक्शन का क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसे एक फिनॉल आयन बन गया। देखिए यहां से क्या होगा, O तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहां से Na जाकर इसमें जुड़ जाएगा O के साथ, तो ONA हो गया। फिर देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, H2 और वो बाहर निकल जाएगा। मतलब ये O के साथ Na जुड़ जाएगा, यहाँ से H यहाँ आ जाएगा तो H मिलकर H2 और वो बना लेंगे। ये आपका फिनॉक्साइड आयन हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉल है, अभी पूरा नहीं हुआ अभिक्रिया। ये आपका सोडियम फिनाइट है, मतलब फिनॉक्साइड आयन भी बोलते हैं इसको, सोडियम फिनाइट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बना है इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल H+ से हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पे, अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। मतलब ये CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा और हमारा एटलीस्ट बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, जो कि मैंने बताया था। ऐसे होगा, ठीक है। ऊपर तो OH रहेगा ही। तो देखिए ये आपका OH है, अभी तो फिनॉल है लेकिन सैलिसिलिक अम्ल बनता है, या इसी को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो बेंजोइक है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ पे COOH लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ठीक है। अब ये आपका बन गया है क्या,
टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम है टू हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी, सॉरी इसको टू अलग किया रहे कर दीजिएगा ना, एक में मत मिलाइएगा, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल या इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। देखिए टू हाइड्रोक्सी मैंने क्यों लिखा, देखिए जो OH होता है ये अल्कोहल तो होता है लेकिन ये हाइड्रोक्सी ग्रुप माना जाता है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, कार्बन यहां पे है तो 1 2, ये 2 पर हाइड्रोक्सी लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी, ये COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम ओइक का यूज करते हैं, जो कि ये बेंजीन में लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। तो जब हम फिनॉल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। उसके बाद इस फिनॉक्साइड आयन की अपक्रिया CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन ये करता है अपक्रिया और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है, ठीक है। मतलब यहां से O, यहां से H मिलकर OH बन गया, यहां से COO मिलकर और एक H मिलकर यहाँ पे COOH बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपक्रिया होगा। तो कहा गया था कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने से फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो मैंने पहले फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराई तो फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है। अब देखिए जो फिनॉक्साइड आयन बना है वो फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन विरागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करता है। मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है ये CO2 के साथ प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन अपक्रिया करेगा और हमारा इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसी को बोलते हैं कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ठीक है। ये जो स्मिट अपक्रिया है ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, मतलब ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है जिससे हम प्राइमरी एमीन्स को बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर एमीन बनाया जाता है तो ये हमारे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कैसे आया। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया जाता है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें है, इसीलिए ये एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H या HN3 भी होता है, उल्टा लिख दीजिए, ठीक है, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो मेथिलेमीन बनेगा। ये रिएक्शन आपको एमीन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इससे एमीन बनता है, ठीक है। समझ में आया? तो 2 एक तीर से डबल निशाना भैया, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल को CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। अब आप लोग कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे हुआ। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह वो COOH होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का CHO, एल्कोहल का OH, ठीक है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये है क्या आखिर, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है N3H से यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड से। लीजिए हमने करा दिया, ठीक है। बीच में हम क्या करेंगे गिब्स आउट लगाएंगे। ऊपर क्या लेना है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया एसिटिक अम्ल, उसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई तो बनेगा क्या, मेथिल एमीन। कैसे बनेगा देखो, CH3 हम ले लेंगे, ये आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए N यहां से एक निकल जाएगा और H यहां का और यहां का 2 ले लेते हैं, NH2 हो गया। देखिए CH3 यहां से आ गया, एक N यहां से आ गया और H मिलकर H2 बना लिए। बचे क्या, C बचा, डबल O बचा यानी कि CO2 बचा, तो इसको CO2 कर देंगे। और क्या बचा, ये 3 यन था, हमने एक को ले लिया भैया, एक को निकाल दिया तो कितने बचे, 2 बचे, तो N2 हो गया, ये आपका बन गया। तो यही है आपकी स्मिट अपक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ये प्राथमिक एमीन ही है, मेथिल एमीन जो है ये प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मेथिल एमीन ये है भैया एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। अम्ल का इंग्लिश एसिड, ठीक है। ये है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया, यही रिएक्शन होता है, इसी को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोजोइक अम्ल की के साथ सांद्र H2SO4 की रिएक्शन उपस्थिति में अपक्रिया करा दीजिए, हमारा प्राथमिक एमीन बन जाएगा मेथिलएमीन, इसी को बोलते हैं स्मिट अपक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन तो समझ में आपके आ ही चुका होगा। जो इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कैनिज़ारो अपक्रिया, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा लगातार आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो लगातार आते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए दूसरा रिएक्शन है कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन देखिए क्या होता है, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, यानी कि जब हम उन हाइड्रोजन के दो अणुओं को लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। उसको कास्टिक क्षारों के साथ के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको दो एल्डिहाइड के अणु लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, उसकी अभिक्रिया कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार क्या होता है बताएं। कास्टिक क्षार में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। ये कास्टिक क्षार होते हैं के साथ सांद्र विलयनों की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसी को कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने एक एल्डिहाइड ले लिया HCHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक। लेकिन कहा गया है ऐसा एल्डिहाइड लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। तो भैया HCHO में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो HCO और H, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं या फिर साइड में कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये काट पीट मत कीजिएगा। ये है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पे जो आपका ये है, ये क्या है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो देखिए इससे हाइड्रोजन तो जुड़ा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन है ही नहीं, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये ये जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो वही ऊपर कहा गया है कि उन दो एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ठीक है। तो ये इसके दो अणु हमें लेने हैं, आगे दो कर दिया। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, कास्टिक क्षारों से। कास्टिक क्षार में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये ले लिया भैया, ठीक है। अब देखिए क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आप ही लोग बताएं, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहां से CH3OH बन जाएगा, CH3OH। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे, देखिए हमने जो एल्डिहाइड लिया इसके दो अणु लिए हैं, दो अणु बताया गया था, ठीक है। तो देखिए यहां से C एक हमने ले लिया, H कितना है यहाँ पे, दो इसका 4 H है, 3 हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। O और H ले लिया, बचेगा क्या आपका वो भी जानिए। देखिए यहाँ पे अभी एक यहाँ पे H है, देखिए H है, H हो गया। अभी यहाँ पे कार्बन जो है हमने सिर्फ एक ही लिया है, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन ले लिया। ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो एडजस्ट कर लिया, एक और है ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है O और Na, ये आपका बन गया अम्ल, ठीक है। तो वही कहा गया था, देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। इधर का हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 1 5, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है, ठीक है। कार्बन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1 और 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 है और एक 3 है, इधर भी 2 और एक 3 है, इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो यही कहा गया था कि जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उसको कास्टिक क्षारों के साथ, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इस एल्डिहाइड को हमने कास्टिक क्षारों के साथ क्या किया, क्रिया कराया। तो एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में अपचयित हो गया। देखिए लिखा है एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित, देखिए ये एल्कोहल बन गया और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, ये अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट, ये अम्ल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है, इसके 2 अणु हम ले लिए हैं, 2 अणु। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया जो हमने कास्टिक क्षार से कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, तो हमारा क्या बना, मेथिल एल्कोहल बना, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और क्या बना, ये क्या है भैया, सोडियम फॉर्मेट है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ये एक अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये बन गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखिए, अब एक और ऐसा हम यौगिक लेते हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। देखिए वो क्या है, C6H5CHO, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन, इसको कैसे कराएंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। कैसे समझोगे इसको, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता होगा तो समझ जाएंगे। देखिए कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये आपका कार्बन हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ऊपर हो जाएगा O और H। ठीक है, फिर यहां से आपका एक कार्बन ये जुड़ा है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड के जरिए ये आपका कार्बन जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा होगा। ठीक है, फिर देखिए ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। ठीक है, फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये कार्बन होगा, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका रहेगा, ये कार्बन होगा। और ये तो आपका हो गया, कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, बाकी H जोड़ दीजिए, ये आपका H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये आपका H हो गया। ठीक है, ये है बेंजीन की संरचना। एक और काम कीजिएगा, यहाँ पे डबल आप बॉन्ड लगा दीजिएगा, मतलब इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में डबल बॉन्ड, ये आपका है बेंजीन, एक H यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये बेंजीन की संरचना है। तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये जो मैंने लिया है C6H5CHO, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन तो अटैच है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए यहां पे मैं इसको छिपा देता हूं, तो सिर्फ कार्बन यहां पे होगा, इससे हाइड्रोजन नहीं अटैच है, फिर कार्बन, फिर कार्बन। ठीक है, तो यहां पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, इसकी अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो लगभग उसी तरह रिएक्शन होगा। देखिए समझ में आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सब नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका C6H5CH2OH बनेगा, और दूसरा आपका बनेगा यहाँ पे C6H5COONA, जैसे उसमें बना था। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, 2 C6H5 यहाँ है, 2 C6H5 यहाँ हो गए। ठीक है, आप अगर चेक करेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। इसको जोड़ देते हैं, देखिए कार्बन कितना है, 6 का 2 से गुणा होगा 12, और 12 2 14। ठीक है, इधर कितना है, 6 1 7, और 6 13 1 14 इधर भी है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 5 का 2 से गुणा होगा 10, और 2 12, 2 इसका और 1 13, इधर कितना है, 5 2 7 1 8 5 13। ठीक है, कार्बन कितना है, इधर 2 कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3, इधर भी 1 और 2 3 है, सोडियम 1 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ये भी ये बेंजल्डिहाइड होगा, ये भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये मैंने दूसरा रिएक्शन लिया है ताकि आपको एक ना समझ में आए तो दूसरा तो आ ही जाएगा। बेंजल्डिहाइड, इसके 2 अणु हमने ले लिए, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी अभिक्रिया कराई तो ये आपका बना बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, और इसको लिख दीजिएगा सोडियम बेंजोएट, नाम लिख लीजिए सोडियम बेंजोएट। ठीक है, दोनों रिएक्शन समझ में आ गए। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो रिएक्शन है दैट्स एल्डोल संघनन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन क्या है, तो देखिए कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, यानी कि ये जो होता है रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे वही रिएक्शन देंगे। कौन सा रिएक्शन, एल्डोल संघनन। और कैनिजारो में क्या था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, वही एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, इसको NaOH या BaOH के होल ट्वाइज आदि की अभिक्रिया उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे, देखिए
क्या लिखा है, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हम ले लेते हैं CH3CHO को। देखिए CH3CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा और कार्बन भी है, तो कार्बन से हाइड्रोजन हमारा डायरेक्टली अटैच है। तो ये इसमें जो है ये आपका ऐसा कार्बोनिल है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। इसके दो मॉलिक्यूल हम लेंगे, देखिए इसमें भी दो मॉलिक्यूल लेंगे। देखिए इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं HCH2CHO। देखिए ये भी आपका वही है। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं, ये बताइए। जो भैया ब्रिलियंट होंगे बता देंगे कैसे सेम है। देखो ये आपका CH3 ही लिखा है, H को हमने अलग कर दिया है, इसको इसमें अटैच कर देंगे तो CH2 है, एक ये CH3 हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है, बस मैंने H को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये जब रिएक्शन होगा, मतलब क्या कहा गया था कि कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH या BaOH आदि की उपस्थिति में, देखिए उसके ऊपर NaOH या BaOH कुछ भी ले लीजिए, NaOH हमने ले लिया, तो इसकी उपस्थिति में संघनित होते हैं और एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। जब ये संघनित होगा, इसके दो मॉलिक्यूल की अपक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये एल्डोल बनाएगा कुछ इस प्रकार से। CH3, देखिए CH3 हमने लिया, इस CH को ले लीजिए, CH हो गया, ठीक है। फिर क्या कीजिए, ब्रैकेट में O, इसके O और इसके H को ले लीजिए, OH हो गया, ठीक है। फिर बाकी क्या बचा, CH2CHO बचा, तो CH2CHO यहां पे लिख देंगे, यही है एल्डोल। इसीलिए मैंने एल्डिहाइड को इस प्रकार से लिखा था ताकि आसानी रहे। देखिए CH3CH हमने ले लिया, यहां पे इस OH को हमने ब्रैकेट में कर दिया, बाकी ऐसे लिख दिया, थोड़ा इजी है। तो ये है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़े लॉन्ग रिएक्शन है, इसको समझना जरूरी है। इसके दो अणु हमने ले लिए, जब ये संघनित हुआ तो एल्डोल बना, ये देखिए एल्डोल इसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो जब कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनकी NaOH या BaOH का होल टू OH आदि की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो ये संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग रिएक्शन थे मैंने देख लिया, काइनेजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर रिएक्शन जो है थोड़ा सा इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, तो देख लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन का, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये रिएक्शन देते हैं, क्लीमेंस अपचयन। कीटोन का जिंक, पारा और HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसी को क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। मतलब एल्डिहाइड का या कीटोन का आप जिंक और Hg, मरकरी और HCl के साथ अपचयन कराइए, एल्केन बनेगा, इसी को क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। जैसे देखिए हमने ले लिया एक एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। इसका अपचयन करा देंगे, किससे कराएंगे, देखिए हाइड्रोजन आपका ऊपर तो रहेगा ही भाई, इसको 4 हाइड्रोजन ले लेंगे और जिंक HgHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मैंने बताया था वो अब इसके द्वारा अपचयन करा देंगे। तो CH3 हमारा हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 और CH यहां से एक H यहां से 2 H ले लेंगे तो CH3 ये भी बन जाएगा, CH3 बचेगा क्या, देखिए CH3 और CH और यहां से 2 H ले लिया तो CH3 बचा। अब 2 H और O मिलकर बना लेंगे H2O, ठीक है। ये आपका हो गया रिएक्शन। तो ये आपका है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इनका जब हमने अपचयन कराया भैया तो एल्केन बना। एल्केन आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, तो ये भैया एथेन है क्योंकि 2 कार्बन है, मेथ एथ, 2 कार्बन से एथेन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम ZnHgHCl के द्वारा अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। तो हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसका अपचयन कराया तो भैया एथेन बना, यही है क्लीमेंस अपचयन। एक और रिएक्शन है जो कि हमारा लास्ट रिएक्शन होगा, रिएक्शन नंबर 5। ये है भैया बेंजोइन संघनन, नाम से स्पष्ट है, बेंजोइन संघनन। इसमें करना क्या है, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजोइन बनता है। मतलब आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, उसका केसियन पोटेशियम साइनाइड के साथ उसको गर्म कर दीजिए, बट बेंजोइन बन जाएगा, इसी को बेंजोइन संघनन कहते हैं, ठीक है। बेंजोइन में क्या लेना है, नाम से स्पष्ट है, बेंजोइन मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देखिए हमने ले लिया C6H5CHO, ये हमने ले लिया
बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक रिएक्शन एल्डोल संघनन, लगभग उसी तरह ये भी है बेंजोइन संघनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें मैंने जिस तरह से लिया था C6H5CH, ठीक है, वैसे इसमें भी ले लेंगे। ठीक, अब इसमें एक और इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे C6H5CHO। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भैया, इसको हम करेंगे गर्म KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा हमारा C6H5CH ब्रैकेट में OH जैसे उसमें हुआ था। ठीक है, CO C6H5, ये आपका बनेगा, ये आपका है बेंजोइन। ठीक है, बेंजोइन, तो इसी को बोलेंगे बेंजोइन संघनन। ये है बेंजल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिया है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए जब हम बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बेंजोइन बनता है। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये देखिए इधर कार्बन कितना है 6 1 7 और 6 13 1 14, इधर कितना 6 और 1 7 और 6 13 1 14 इधर भी है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 5 11 1 12, इधर कितना है 5 1 6 1 7 और 5 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 और 2 है, इधर भी 2 है, तो देखिए हमारा बेंजोइन बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, मैंने बता दिया जितना कार्बन इधर, मतलब अगर दोनों तरफ जो आपका अभिकारक है और उत्पाद है दोनों में अगर मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोइन बनता है, इसी को बोलते हैं हम बेंजोइन संघनन। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इससे क्या स्पष्ट होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया मतलब आपके जो रिएक्टेंट होंगे अभिकारक होंगे उसमें एमीन होगा। ठीक है, देखिए क्या है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, इसके साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिन एमीन इसको बोलते हैं, ये बनता है जिसकी गंध अरुचिकर होती है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब कुछ नहीं है, आप एथिल एमीन ले लीजिए, उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको गर्म कर दीजिए, अभिक्रिया करा दीजिए, तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, इसी को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, एथिल आइसोसाइनाइड को हम एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ऐसे में तो ऊपर से निकल गया होगा भैया, अब हम समझेंगे रिएक्शन के साथ, अभिक्रिया के साथ समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें एथिलेमीन लेना है, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको गर्म करना है। तो एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2, ये है एथिल एमीन। कैसे पहचानोगे, NH2 लगा है तो एमीन होगा, दो कार्बन है भैया तो एथिल, क्योंकि एक से मेथिल दो से एथिल। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। फिर इसकी अभिक्रिया हम KOH से कराएंगे, मैंने बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कराएंगे। अब इसको तीनों को हम करेंगे गर्म, देखिए गर्म कर दिया हमने। ठीक है, गर्म का आप साइन भी ऐसे लगा सकते हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये C2H5 और ये N और ये C मिलकर हमारा बना लेंगे C2H5NC, मतलब C2H5 और N और ये C मिलकर C2H5NC बन गया। ठीक है, दूसरा हमारा बनेगा, देखिए K और Cl मिलकर हमारा KCl बना लेंगे, KCl। ठीक है, और एक को मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए अब आप लोग कहेंगे सर KCl तो बन गया K और Cl मिलकर, लेकिन यहां पे Cl तो 3 है, ठीक है, और यहां पे Cl एक ही है, तो क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी इधर पोटेशियम 3 हो गया, इधर एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो। ठीक है, हो गया। अब देखिए इतना आप समझिए, C2H5N और C मिलकर ये C2H5NC बन गया। KCl देखिए 3K, पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 हो गया, क्लोरीन इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया। लेकिन अब यहां पे बचा क्या आपका, देखिए हाइड्रोजन कितना बचा, यहां पे 2 हाइड्रोजन ये बच गया, 1 हाइड्रोजन ये बच गया, 3 और 3 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H2O लिख देंगे। अब 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन 3 है,
तो क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 का 3 से गुणा होगा 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जब हम एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और जल। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, नाम लिख देता हूं एथिल साइनाइड, ऊपर देख लीजिए साइनाइड। अब किसका नाम है, समझ में आया कि नहीं? ये ऊपर वाला जो C2H5NC है, ये आपका है एथिलेमीन, एथीन। ठीक है, और इसको तो पता ही है, ये है भैया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो जब हम एथिलेमीन को, ऊपर देख लीजिए, एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को कहेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। समझ में आ गया? कुछ नहीं है इसमें। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। दूसरा रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया। व्हाट इज स्मिट रिएक्शन? तो देखिए, मैंने बताया ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। प्राइमरी एमीन का मतलब जो प्राथमिक एमीन होते हैं, सेकेंडरी एमीन का मतलब द्वितीयक एमीन, टर्सरी एमीन का मतलब तृतीयक एमीन। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेथिलेमीन बनता है। इसी को स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। मतलब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ करा दीजिए H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेथिलेमीन बन जाएगा। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, देखिए CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे पहचानोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ये लगा है भैया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अगर यहाँ पे OH होता तो एल्कोहल होता, CHO होता तो एल्डिहाइड होता। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है हाइड्रोजोइक अम्ल से, N3H से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है? देख लीजिए, सांद्र H2SO4 लिख देंगे यहाँ पे, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो बनेगा क्या? देखिए यहां से CH3 हो जाएगा हमारा CH3, यहां से N ले लेंगे, एक N ले लेंगे, और यहां से H और यहां से H मिलकर H2 बना देंगे। ठीक है, तो देखिए CH3 हमने कर दिया, यहां से एक N और H मिलकर H2 हो गया। बचा क्या? यहां पे 2 N बचा, यहां पे COO बचा, तो COO को हम CO2 लिख देंगे, और 2 N है भैया तो इसको N2 लिख देंगे, बस हो गया। यही रिएक्शन हो जाएगा। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई तो मेथिलेमीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यही मेथिलेमीन आपका प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका ओरिजिनल नाम है भैया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये तो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है ही, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेथिलेमीन बनता है, या प्राथमिक एमीन इसको बोलते हैं। इसी को कहते हैं हम स्मिट रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ गए होंगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया। देखिए मैं बहुत इजीली बता रहा हूं, अगर अब नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हाफमान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया, इसको समझने की जरूरत है। इसमें देखिए वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन, मतलब एसिड एमाइड का मतलब क्या होता है? एसिड एमाइड देखिए जैसे एलिफैटिक या एरोमेटिक ले लीजिए आप, इसका मतलब बेंजीन जुड़ा हो। ठीक है, और CONH2 जो होता है ये एमाइड का ग्रुप होता है। ठीक है, NH2 जो होगा वो तो एमीन हो गया, और CONH2 होगा ये एमाइड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब फंक्शनल ग्रुप CONH2 ये एमाइड होता है। तो वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन ध्रुवब्रोमीन के साथ, ध्रुवब्रोमीन का मतलब Br2, इसके साथ कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको करना क्या है,
कोई एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड ले लेना है, अभी रिएक्शन में बताऊंगा। इसकी अपक्रिया ब्रोमीन द्रव से और कास्टिक पोटास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाफमाइन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ठीक है, कैसे समझोगे, रिएक्शन समझिए, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में समझ में आएगा। देखिए, हमें कोई एक एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन ले लेना है। जैसे हमने ले लिया C6H5CONH2, इसका नाम है भैया बेंजेनामाइड, बेंजेमाइड, क्योंकि देखिए इसके आगे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। C6H6 था तो H एक H प्रतिस्थापित हो गया, यहाँ पे CONH2 जुड़ गया। ठीक है, इसकी अपक्रिया ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन से करानी है, यानी कि Br2 से करानी है, और किसी कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लीजिए, इससे करानी है। ठीक है, हम करा रहे हैं भैया रिएक्शन इसका। देखिए बनेगा क्या हमारा, देखिए C6H5 यहां से निकल गया, इसको ले लेते हैं C6H5। ठीक, C6H5 यहां से NH2 को उठा लीजिए, NH2 आपका हो गया। ठीक है, अब प्लस नीचे मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिख रहा हूं, ऊपर नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे आपका K है और Br है भैया। ठीक है, तो ये तो दोनों मिलकर KBr बना लेंगे, KBr। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे देखिए K आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे Br जो है 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 2 तो लगा दिया, Br तो बराबर हो गए, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए देखिए K2CO3 भी आपका बनेगा, K2CO3, मतलब ये वाला K हमने ले लिया, K2CO3। ठीक है, ये वाला K ले लिया, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम था तो 2 इसके आगे भी लगा देंगे। अब देखिए पोटेशियम बराबर, लेकिन K2 ये हो गया, CO हो गया, CO, और यहाँ से 2 O ले लीजिए, K2CO3 बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका एक बचा है। ठीक है, उसको भी ले लेंगे, साइड में नहीं, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। देखिए आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, अभी भी जल हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने नहीं लिया है। देखिए पोटेशियम को ले लिया, ब्रोमीन को ले लिया, पोटेशियम को लिया, कार्बन ये आपका जो है CO3 इसको भी ले लिया। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, KBr और K2CO3 यहाँ पे जो KOH है, यहाँ पे 4 KOH रहेगा। देखिए 4 कर दीजिए इसको, 4। ठीक है, 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम 4 पोटेशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जल भी बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये आपका बेंजेमाइड है, इसकी अपक्रिया हमने द्रव ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो हमारा बन गया ये एनिलीन, इसका नाम होगा एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है इधर 6, 1 7 7 कार्बन, इधर कितना है 6 और 1 ये 7 कार्बन। ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 और 4 11, इधर कितना है 5 2 7 7 और 2 9 ही है भैया, तो इसको 11 कैसे करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 2 लगा देंगे, तो 7 यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, और ये 2 का 2 से गुणा होगा 4, 11 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और 4 1 5, इधर कितना है देखिए 2 और 3 5 इधर भी है। ठीक है, ब्रोमीन कितना है 2, इधर भी 2 है। ठीक है, पोटेशियम कितना है 4, इधर भी 2 और 2 4 है। ठीक है, बस ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को ब्रोमीन जल, ब्रोमीन द्रव और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो भैया प्राथमिक एमीन बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, इन सबका नाम लिख देंगे, इसका नाम है बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। ठीक है, ये आपका बेंजेमाइड हो गया। ठीक है, ये है आपका द्रव ब्रोमीन, द्रव ब्रोमीन। ठीक है,
तो वही ऊपर लिखा गया था कि वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हो तो ये अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने बेंजेमाइड लिया, उसकी अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो भैया एनिलीन बना। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये जल है, ठीक है, ये बन गया। मेन हमारा प्रोडक्ट है एनिलीन। तो यही होता है, इसमें आपको बेंजेमाइड लेना है, ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन लेना है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसी से हमारा एनिलीन बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है।